नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थान की राजनीति में अक्सर बहुत सारी उठापटक होती है और इस उठापटक का एक बहुत बड़ा कारण तीसरा मोर्चा भी है। जी हाँ, वही तीसरा मोर्चा जिसको दूसरे नाम में भारत आदिवासी पार्टी कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान की राजनीति में खासी रूप से सक्रिय ये पार्टी लगातार भाजपा और कांग्रेस जैसी जो केंद्रीय पार्टी उसके नाक पे दम की हुई है और लगातार इसके जो तमाम सारे नेता हैं उनका एक बयान सुर्खियां और खबरों में कब तब्दील हो जाता है ये खुद उन्हें भी नहीं पता चलता। एक ऐसे ही नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है दरियावाद विधायक थावरचंद डामोर जी, जिनका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में। जब से विधानसभा चल रही है लगातार आपकी तलाश में था और आखिर वो मौका आ गया है। कई सारे सवाल है दर्शकों के, मेरे और बहुत सारे लोगों के जो आपके समर्थक हैं और कहीं ना कहीं आपके विपक्षी भी हैं, पूछना चाहते हैं। सवाल की शुरुआत सबसे पहले आपको शुभकामनाएं से करूंगा क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी का आज स्थापना दिवस है, 10 सितंबर की तारीख है। मैं समझना चाहता हूं कि कैसा रहा ये सफ़र। क्या कभी सोचा था कि एक दक्षिण राजस्थान से आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी विचारधारा से शुरू हुई ये पार्टी इतनी आगे तक जाएगी कि 4 विधायक और 1 सांसद देगी और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे केंद्रीय पार्टियों को मुकाबला करती नजर आएगी? जी सबसे पहले आपके चैनल को हमारी ओर से जोहार, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को और हमसे जुड़े हुए लोगों को सबको इस चैनल के माध्यम से सबको जोहार। आज भारत आदिवासी पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस है, उसको लेकर भी मैं मेरी ओर से, हमारे तमाम पार्टी पदाधिकारियों की ओर से और कार्यकर्ताओं की ओर से जुड़े हुए इस विचारधारा के साथ में उन तमाम लोगों को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग में भी रहे, उन सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देना चाहता हूं। आने वाले समय में भी निश्चित तौर पर हमारी इस विचारधारा से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग और भी जुड़ेंगे। रही बात, आपने कहा था कि इस पार्टी की शुरुआत तो एक सामाजिक जन आंदोलन था। हमारी जो कहीं मांगे थी जो धरातल पर आज तक लागू नहीं हो पाई। संविधान की 5वीं अनुसूचित संविधान की किताब में आज भी कैद पड़ी हुई है, जिसको धरातल पर लागू करना चाहिए था। आज भी आज़ादी के बाद भी जब दुनिया भारत अमृत महोत्सव मनाता है और आदिवासी छत तलाशता है, जहां आज भी कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत ढांचे पे सुविधाओं पर लोग तरस रहे हो, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाओं के लिए तरसते हो, जहां आज भी हजारों लाखों आदिवासी रोजगार की तलाश में पलायन करते हो, जहां आज भी ऐसा लगता है कि अखबारों की खबरें हैं कि पेट की भूख मिटाने के लिए कोई नवजातों को बेचता हो, जहाँ आज की सिस्टम के अंदर लाखों करोड़ों रुपया हमारे ट्राइबल को दिया जाता है उनके उत्थान के लिए, पर कागज़ों में सिमट जाते हो। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि कौन आएगा आगे लड़ने के लिए। किसी को सच्चाई को दिखाना पड़ेगा, सच्चाई के साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता दोनों पार्टियों की आई, बारी बारी से दोनों ने राज किया, लेकिन मूलतः वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, परंतु हमारे लोगों का कोई भी आज तक उद्धार नहीं कर पाए। हमें धीरे धीरे हाशिए की ओर धकेला गया, कहीं मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया गया। दूसरी ओर हमें बाहरी उद्योगों को लाए गए, बाहरी निवेशकों को लाया गया। कभी डैम बने, कभी उद्योग खुले, कभी माइनिंग खुली, लेकिन उस ज़मीन पर जो लोग रह रहे थे, 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है वो बाहरी लोगों के लिए नहीं है, परंतु इनके विकास के नाम पर, इनका डेवलपमेंट के नाम पर जब इस क्षेत्र में आए तो वहाँ जो आदिवासी निवास करने वाला था, बरसों पुराना था, उसकी ज़िंदगी का क्या हुआ, वो कहाँ है, कैसा रह रहा है, क्या आज भी वो अपनी ज़मीन तलाश रहा है, क्या आज भी उसके साथ प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे कई सवाल सामने आते थे। ऐसे में लोगों में जब पीड़ा होती है तो जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जिसके साथ जुल्म हो या अत्याचार हो, वो लोग हमसे जुड़ते गए। उनको एक उम्मीद नज़र आई। ये तीसरा फ्रंट है जो पनप रहा है, ये कहीं न कहीं दोनों दलों से अलग है, क्योंकि उसके पास पहले कोई ऑप्शन नहीं था। तो धीरे धीरे लोगों हमने शुरुआत जो की, शुरुआत के बाद में ये 3 साल हुए, 18 महीनों के अंदर ये पार्टी जब आई थी तो विधायक चुनाव हुए थे। राजस्थान के अंदर 3 विधायक निकले थे, मध्य प्रदेश के अंदर 1 जीता था, और 3 साल के भीतर आज इस पार्टी से लाखों लोग जुड़ चुके हैं। उस टाइम जो आंकड़ा था करीब 11 लाख से ऊपर का था। आज की तारीख में दक्षिणी राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के कई हिस्सों में लोग जुड़े हुए हैं। साथ साथ में आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग भी जुड़े हुए हैं। आज आंध्रा और आंध्रा के अंदर भी हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर भी, झारखंड के अंदर भी हैं। जो लोग ये मानते हैं कि दोनों ही दल आज तक आदिवासियों के साथ शोषण करते आए, भोले भाले आदिवासियों के साथ में
बरगला कर वोट लिए गए, उनका भला नहीं कर पाए। उनको हमसे एक उम्मीद है, वो सारे हमसे जुड़े हैं। दूसरा ये कहना चाह रहा था कि पार्टियां बहुत आई, लेकिन पार्टियों ने ये हमारे हित में कभी सोचकर कड़े फैसले नहीं लिए। आपने सवाल किया था कि कम समय में राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल लाने का काम, तो लोग सच्चाई से वाकिफ़ होने लगे और हमसे जुड़ने लगे हैं। तो आज भी कहीं लोग हैं मानते हैं कि उम्मीद है उनको कि न्याय मिलेगा। आपने सुना होगा कहीं ऐसी घटनाएं होती, झालावाड़ की स्कूल गिरने की घटना हो, या किसी बालिका के साथ में रेप की घटना हो, या किसी को नीची जाति का दिखाकर मारने की घटना हो, तब या फिर कोई विकास की बात हो, सरकारों के सामने आकर कहने की बात हो, तब ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि जो बीजेपी और कांग्रेस के अंदर हो, जो खुलकर इन सरकारों के सामने नहीं बोला। उन्हें डर था कि हमारी पार्टी हमको टिकट नहीं देगी, चुनाव नहीं लड़ने देगी, या फिर हमको आगे नहीं आने देगी। और जिस सर्टिफिकेट के नाम पर जीत कर यहाँ तक पहुँचे, मैं आदिवासी हूँ, मैं उस सर्टिफिकेट से यहाँ आया, उन्हीं लोगों को भूल गया, ऐसा उन्होंने किया है। और हम लोग आज उनके हित में बोलते हैं। जी, तमाम सारी बातें आपने कही, लेकिन इसमें से एक बात ये भी है कि लोगों का समर्थन तो कहीं न कहीं आप तक पहुंच रहा है और मुझे लग रहा है कि लगातार बढ़ता भी जा रहा है। जो स्थानीय स्तर पे राजनीति इस बार प्रभुत्व की देखने को मिल रही है। लेकिन एक मेरा सवाल है कि विधानसभा पहुंच चुके हैं आप, आपके साथ 3 विधायक और भी पहुंचे हुए हैं, काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। लाज़मी तौर पे सरकार के विरोध में आपके जो स्वर है वो स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं। तो क्या वजह है मुख्य तौर पे? हम जनता ने हमको धरातल से उठाकर इस सदन के अंदर अपनी बात, अपनी आवाज़ को रखने के लिए भेजा है। मुझे कोई राजनीति विरासत में नहीं मिली है। मैं गांव के एक गरीब किसान का बेटा हूं, जो सारी समस्याओं को मैंने झेला है, जो आम जनता रोज़ झेलती है। मुझे लगता है कि यदि किसान है, उसको समय पर पानी बिजली उपलब्ध नहीं हो, समय पर बीज और खाद उपलब्ध नहीं हो, तो किन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है। और जब ओलावृष्टि होती है, उनके सपने होते हैं ये फसल अब कटने वाली है और इस फसल से मेरे परिवार को मैं कैसे चलाऊंगा, मेरे बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, मेरे आने वाले समय में मेरे औलाद की किसी की शादी कराऊंगा। ये सारे सपने, जब ओलावृष्टि होती है, अधिक बारिश होती है, तो सपने ही उस बारिश के अंदर घुल जाते हैं। ऐसे में हम सरकारों से उम्मीद करते हैं कि उस किसान की तरफ देखें। नौजवान हैं, जो नौजवान हैं वो आज बीए बीएड करा हुआ है, मैंने वो सारे दर्द झेले हुए हैं। जो नौजवान बीए बीएड करा हुआ है, उस नौजवान के हाथ में कागज़ कलम होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। उसकी मजबूरी ये है, वो बीए बीएड एमए करने के बाद में गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई जैसे शहरों में पलायन करता है और घेती पावड़ा लेके काम करता है, तो उसकी पीड़ा क्या हो सकती होगी, ये एक सोचने का विषय है। तब हमें दर्द होता है कि सरकार ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं करती। आप भर्तियाँ लाती है, आज टीएसपी के अंदर जितनी भी भर्तियाँ हैं, हम तो लोग 5वीं अनुसूची के अनुरूप 100% आरक्षण की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो 12% दिया आरक्षण है, उस 12% आरक्षण को भी तरीके से खर्च नहीं किया और उसी आरक्षण के अनुरूप भी कोई भर्ती में आज तक लोगों को लाभ नहीं मिला। तीसरी ओर, नौजवान जो फीस भरने के पैसा नहीं है, उस नौजवानों को पुलिस भर्ती हो या अन्य भर्तियाँ हो, उसको सेंटर आपने जो दक्षिणी राजस्थान के उस कोने में बैठा है, उसको उत्तरी राजस्थान के उस कोने में हनुमानगढ़ तक सेंटर दिया जाता है। तो वो सोचने वाली बात है, किस परिस्थिति में वो 3-3, 4-4 दिन तक आएगा। वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा, शारीरिक रूप से अस्वस्थ होगा, और उसको वहाँ तक आने के लिए 5-5, 6-6 दिन तक उसके पिता को मजदूरी करनी पड़ेगी। तो इन बेरोजगारों के खिलाफ जो नौजवान हैं, ये सरकार गंभीर नहीं है। तब हमें लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है, तो कुछ किसी न किसी को आगे आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि बंद कमरों के अंदर जो निर्णय होते हैं वो हमारे हित में नहीं होते हैं। दूसरी ओर, आदिवासी जो इस जंगलों में रहता है, जंगलों से प्रेम करता है, पहाड़ों को पूजता है, नदियों को पूजता है, पर्वतों को पूजता है, उसकी जितनी आवश्यकता होती है वो ज़रूरत की चीज़ें ही उन पहाड़ों और जंगलों से लेता है। परंतु जहाँ पर एक लकड़ी का गट्टर अगर माता लेके आती हैं सिर पर, उसे पाबंद किया जाता है लकड़ी लाने से, जलाऊ लकड़ी लाने से। लेकिन पूरे पूरे जंगल अगर उद्योगपति खा जाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तब कह सकते हैं कि ये पेड़ माँ के नाम, हसदेव जैसे अभ्यारण्य राजस्थान के नाम कर देते हैं। ये सरकार है। इसलिए हमें ये लगता है कि जो उद्योगपति बाहर से आते हैं, उन्हें आप ज़मीन दे सकते हो। जो वर्षों से आपके वनाधिकार कानून बने, आपके ऐसे कहीं कानून बने जो देश आज़ाद नहीं हुआ, उससे पहले आदिवासी जिस जंगल में, जिस ज़मीन पे रह रहा है, उसको मालिकाना हक नहीं मिला, और बाहर से आने वाले को आपने मालिकाना हक दिया। इस बात का विरोध है। विरोध इस बात का है, जो लोग रह रहे हैं
और उसके बाद में आप डैम बना के कुछ भी करके विस्थापित कर रहे हो, उसे आज तक विशेष मूल निवास के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। विरोध इस बात का है कि हमारे वहाँ पर आज भी शिक्षा की व्यवस्था, जो मूलभूत भौतिक सुविधाएं हैं, वो ढांचे बिगड़े हुए हैं। जिंदगी हथेली पर रहकर देश का भविष्य उस स्कूल बिल्डिंग के नीचे बैठता है। झालावाड़ जैसे हादसे नहीं हो जाए, ये डर हमारे मन में रहता है। और सरकारें गंभीर नहीं हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बंद कमरे में मीटिंग के कहते हैं सबका सर्वे रिपोर्ट मंगा रहे हैं, और दूसरी तरफ से शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। ऐसी बातें जब होती है सदन के अंदर, हमें लगता है कि कोई न कोई आना पड़ेगा। बहरों को सुनाने के लिए धमाके ज़रूरी होती है, इसलिए उन बहरों और अंधों को सुनाने के लिए हम धमाके करते हैं। आप ये भी कहते हैं क्योंकि आप आदिवासी विधायक हैं इसलिए आपकी आवाज़ विधानसभा में नहीं सुनी जाती या आपको प्राथमिकता कम मिलती है, क्या ये भी शिकायत है आपकी? हम राजस्थान के अंदर आज की तारीख में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है। हम भारत आदिवासी पार्टी तीसरा सबसे बड़ा दल है, और आने वाले समय में ये भी तय है कि राजस्थान के अंदर सरकार किसकी बनेगी, ये बाप तय करेगा। और आज हम उस इलाके से आते हैं जहाँ पर एक बड़ा हिस्सा हमारे पास है। वहाँ से जो चुनकर आए हैं, वो अंधे, बहरे और गूंगे बनकर जब विधानसभा के अंदर बैठते हैं, वो तो नहीं बोल रहे हैं, पर हम बोल रहे तो हमें रोका जा रहा है। तब हम कह सकते हैं कि इसलिए रोका जाता है क्योंकि हम उस इलाके से आते हैं, आदिवासी इलाके से आते हैं। और उनका ये मानना है कि आदिवासी इतना जागरूक कैसे हो सकता है जो आज सरकारों से सवाल करने लग गया। इसलिए उनको लगता है, तो कहीं बार मेरा हक है, उस हक से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कैसे भी लेना पड़े, लड़के लेना पड़े, लेके रहेंगे। आप कहते हैं कि प्रदेश में अपराधियों के मन में कानून का भय खत्म हो गया है, विधानसभा में आपका बयान है, लेकिन वही सत्ताधीश पार्टी जो है भाजपा, उसकी स्थानीय इकाई उल्टा आप पे आरोप लगाती है कि आपकी वजह से जो युवा पीढ़ी है वो अपराध की ओर बढ़ रही है, अपराध का रास्ता चुन रही है। इस प्रतिवाद को आप कैसे देखते हैं? मेरी विधानसभा के अंदर हो या हमारे ट्राइबल इलाके के अंदर हो, आदिवासी का मतलब ये नहीं है कि सारे बाप पार्टी के हों। आदिवासी किसी भी पार्टी का स्वतंत्र हो सकता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी एक संकीर्ण मानसिकता के होते हैं जो आसपास के वातावरण में ढल जाते हैं। दूसरी ओर ये प्रदेश की सरकारें हैं, इनके पास सारा तंत्र मौजूद है, डबल इंजन की सरकारें हैं। जब सारा तंत्र मौजूद है तो हमारे ऊपर आरोप लगाना गलत बात है। या तो आप सत्ता में होते हुए भी नाकाम हो रहे हो, तब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। आप सत्ता में हो तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करो जो वास्तव में गलत हैं। लेकिन शाम को 300 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करके आता है व्यक्ति है, और शाम को उसी को रोक कर उससे 500 रुपये वसूलने की काम किया जाता है। ये मर्दानगी नहीं है, और ये आप कानून व्यवस्था बनाने वाली बात नहीं है। जिसका निवाला छीन लोगे उसके ये नहीं। हाँ, जो लोग बदमाशी करते हैं हम उसके साथ कदापि नहीं हैं, आज भी नहीं, कल भी नहीं है। जो गलत है वो गलत है, हमारे लिए भी है। दूसरी बात, आज कानून व्यवस्था की बात है तो आप जैसलमेर के अंदर नाचना में बाप थाने के अंदर ऐसी घटना कल परसों देखी थी जो कई नेताओं ने ट्वीट की थी। उसके बाद में आप ऐसे भीलवाड़ा जिले के अंदर, पूरे जिले में आज तक एट्रोसिटी एक्ट के कहीं भी केस दर्ज कराने गए, उन पे ही मुकदमे हो गए या उन्हीं को थाने में बैठा दिया गया। आज ऐसे ही डबोक के अंदर एक बालिका के साथ में रेप होता है, लोग सड़कों पर आंदोलन करने जाते हैं और उन्हीं को मुकदमे लगा दिए जाते हैं। ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं जहाँ पर आदिवासियों के साथ हो या दलितों के साथ में दबाया जाता है। और आप कानून व्यवस्था की बात करते हो, कानून व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और फिर ये कहना चाहूँगा, हमारे इलाके के अंदर आज की तारीख में पुलिस के जो नए अफसर लगे हुए हैं, एसपी है, उनसे हमारी वार्तालाप प्रत्यक्ष रूप से होती है कि हम जो नौजवान भटक रहा है, क्योंकि उसके हाथ में कागज़ कलम होना चाहिए, वहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं तो वो उल्टा रास्ता पकड़ लेता है, या संगति का असर है, उसकी चैन को तोड़ने के लिए आप कोई ऑपरेशन चलाओ। तो हमारे जिले के, प्रतापगढ़ जिले के एसपी साहब से भी मिले थे, उन्होंने ऑपरेशन पंजा के नाम से शुरुआत करी। हम कोऑपरेट कर रहे हैं और उनके हम उम्मीद करते हैं उन पर बड़े मुकदमे नहीं लगे, उनको सुधारने का अवसर मिले, थानों में रहे और उनको सुधारने का अवसर मिले ताकि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करें। तो हमारी किसी भी तरीके के कोई भी व्यक्ति जो गलत है उसके साथ देने की कोई मंशा नहीं है, ना हम दे रहे हैं। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है, सरकार के जो मंत्री हैं, मंत्री जी के साथ में बैठे हुए भाजपा के भी कई नेता ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारे इलाके में बजरी माफियाओं का राज चल रहा है, बजरी अनाप शनाप जारी है। कुछ विधायक ये आरोप लगाते हैं हमको थाने में बैठा दिया जाता है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो जब इनके ही विधायक ये आरोप लगाते हैं तब इनकी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई नजर आती है।
अब टीडी विभाग को लेकर भी काफ़ी नाराज़ रहते हैं और इसको लेकर भी तमाम सारे ना सिर्फ मीडिया में बल्कि विधानसभा में भी कई बार बोल चुके हैं। जो टीएडी विभाग है, ट्राइबल डेवलपमेंट के नाम पर हमको सरकारें करोड़ों बजट का दावा करती हैं। विधानसभा में जब भी हम आते हैं तो कई सारे विधायक साथी ये दावा करते हैं कि आप किस बात की मांग करते हो, आपके इलाके के लिए तो 1500 करोड़ की घोषणा हुई, आपके इलाके में 1000 करोड़ की घोषणा हुई, आपके इलाके में इतनी घोषणाएं हुई। तब हमें लगता है कि वास्तव में इन घोषणाओं का असर अगर धरातल पर पड़ा होता तो शायद शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती, सड़कें मजबूत होती, स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होती, कई स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलते। लेकिन कल परसों टीएडी विभाग का एक प्रश्न आया था जो पूर्व टीएडी विभाग के मंत्री जी ने उठाया था। मंत्री जी का कहना था कि पिछले बजट के अंदर जब पैसा है वो आज तक धरातल पे नहीं पहुंचा है। अब ये सवाल ये है कि मंत्री जी का जो जवाब था वो क्या था कि मैंने 211 लाख रुपये आपको भुगतान कर चुका हूँ। 1000 करोड़ रुपये पिछली गवर्नमेंट गहलोत सरकार की थी और 1000 करोड़ रुपये अंतिम बजट घोषणा थी, उसमें से 211 लाख का मतलब क्या होता है, 2 करोड़ 11 लाख रुपये अभी सरकार ने खर्च कर दी। कितनी महान जवाब है इनके। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, पिछले सत्र के अंदर हम आए थे, हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी के मुख से आया कि 1500 करोड़ रुपये की बात जब कर रहे हो, जो 1500 करोड़ रुपये जनता के हित में है, ट्राइबलों का उत्थान के लिए है, वहाँ पर आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है तो उनके लिए जगह जगह हॉस्टल खोले गए हैं। उन हॉस्टलों में जो स्टूडेंट पढ़े, गरीब बच्चा पढ़े, उसको पौष्टिक आहार मिले, उसके लिए है। खेल मैदान बनाने के लिए है। जो ट्राइबल के अंदर किसानों को निःशुल्क कृषि यंत्र मिले, निःशुल्क उनको बीज मिले, खाद मिले, और कई योजना है जो ट्राइबल के उत्थान के लिए हैं, वो होनी चाहिए। उसको लेकर कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए हो, गांव गांव में जहां सड़कें नहीं पहुंच पा रही वो करने के लिए हो, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। अब वो 1500 करोड़ का बजट है, हमारे इलाके को दिया, ऐसा कहीं डेवलपमेंट करते तो लोगों को पलायन नहीं होता। ये सब मैंने बताया ना कि अखबार में खबर आती है कि अपनी बहन बेटी को बेच देते हैं, पेट की भूख मिटाने नवजात को बेच देते हैं। ये कहीं और की खबर नहीं है, खुद मंत्री के गाँव की खबरें हैं। खूब मंत्री 4 बार के विधायक हैं, उन्हीं की विधानसभा की ये खबरें आती हैं, तो आप सोच सकते हो कि कहाँ भला हो रहा है। 1500 करोड़ के बजट में मैंने जब सवाल लगाया विधानसभा के अंदर, उससे पहले झोंपड़ी वाले मंत्री जी, तो मन में ये आता था कि झोंपड़ी वाले मंत्री जी बड़ा भला करेंगे। अब झोंपड़ी वाले मंत्री जी अब बड़े बड़े महलों में रहने लग गए और उन झोंपड़ी वाले मंत्री जी झोंपड़ी को भूल गए, और जहाँ ये पूरे राजस्थान के तमाम अधिकारी हैं सब उस ट्राइबल इलाके के अंदर आना चाहते हैं, टीएडी का पैसा हड़पना चाहते हैं। सवाल लगाया था उन्होंने, मैंने विधानसभा के अंदर पूछा था, उन्होंने कहा कि 1500 में से 600 करोड़ रुपया, 643 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और 800 करोड़ रुपया अभी बाकी है। अब दूसरा सत्र शुरू हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा में कहा कि 1750 करोड़ रुपया इस बार और दे रहे हैं। भाई दे रहे हो, ये कागजों में कह रहे हो, धरातल पे क्यों नहीं उतारा वो पैसा। रही बात आज 1500 करोड़ की बात चली, तो 1500 करोड़ के पैसों का हिसाब में 643 करोड़ भी अगर लिस्ट निकाली तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, बारा और उसके बाद में प्रतापगढ़, उदयपुर, इन जिलों के अंदर जो हॉस्टल की सामग्रियाँ बांटी गई है, खाने की सामग्रियाँ बांटी गई हो, या यहाँ पर जो तमाम टेंडर हुए अलग अलग तरीके के, उनमें करोड़ों का घोटाला कर रखा है। उन्होंने फिर जांच बैठाई और उन जांच में डूंगरपुर कलेक्टर को, डूंगरपुर की जो निविदा टेंडर वगैरह लगाते हैं उन कमेटी को नोटिस दिया और उन पर आर्थिक भार डाला गया। कितना, 34 लाख 35 लाख कुछ। उसके बाद में डूंगरपुर ने अकेले ने घपला नहीं किया, घपला तो सिरोही नहीं किया। उन्होंने तो आज तक निविदा ही नहीं डाली गई, कोई भी टेंडर प्रक्रिया के बिना खरीद नहीं सकते। ये नियम था, बिना टेंडर प्रक्रिया के आनंद फानन में रोज़ खरीदारी होती है। फिर आप देख रहे हो बांसवाड़ा वालों को कोई नोटिस नहीं दिया, प्रतापगढ़ वालों को कोई नोटिस नहीं दिया, उदयपुर वालों को। इनके रिश्तेदार लगते हैं क्या? ये सब मिली भगत से काम होता है। इसमें मंत्री का बेटा और मंत्री के लोग हैं, बड़े चाव से अभी संभाल रहे हैं मोर्चा, और मंत्री के बेटे ने अभी 52 बीघो ज़मीन वहाँ बांसवाड़ा के आदिवासी को हटाकर खरीदी है। तो आप सोच सकते हो कि गरीबों की बस्ती से निकलकर गरीबों की बस्ती कौन भूल गया। और उसके बाद में ये कहना चाहूँगा, उसका जब हिसाब मांगा था अभी तक कोई जवाब नहीं। तो 1750 करोड़ कहाँ खर्च किए? सरकार ये दावा करती है टीएडी विभाग के, लेकिन उस टीएडी विभाग के नाम पर सरकारों ने कोचिंग खोलेंगे, स्टूडेंट को शिक्षा व्यवस्था बेहतर करेंगे, फर्नीचर देंगे स्कूलों में, दरी पट्टियाँ देंगे, कुछ नहीं। उसके बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने टीएडी विभाग का बंटाधार कर दिया।
और आज ये कह सकते हैं कि उन्होंने टिहरी विभाग में इतना बजट दिया तो हर अलग अलग विभागों में बांट दिया। ये ले जाएगा पंचायती राज, ये ले जाएगा पीडब्ल्यू विभाग, ये ले जाएगा ये टिहरी विभाग, ये और दूसरा विभाग, ये जल विभाग, और ये सारे विभागों को अलग अलग बांट दिया। आप स्पष्ट करिए कि पंचायती राज का बजट तो पहले से विधानसभा में जब घोषणा होती तो अलग अलग तरीके से हमको गुमराह किया जा रहा है। एक और काफ़ी मज़ेदार सवाल है जो दर्शकों द्वारा कहा गया था आपसे पूछने के लिए। सवाल ये है कि गणेश खोगरा डूंगरपुर विधायक है, उनका एक वीडियो वायरल होता है और वो कहते हैं कि आदिवासी समाज को 8 लीटर तक तकरीबन शराब पीने की या शराब सेवन की अनुमति, ऐसा कुछ वो कहते हैं अपने वीडियो वायरल में। और आप ही का वहीं एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आप कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में बीड़ी उद्योग का शुरू होना चाहिए, एक इंडस्ट्री शुरू होनी चाहिए। ऐसा क्यों, मतलब ये किस तरीके की राजनीति वहाँ चल रही है? देखो, आदिवासी इलाके में अंग्रेजी शराब पाबंद होना चाहिए। हम नहीं चाहते, मैं शराब सेवन के विरोध में हूँ। और 5वीं अनुसूची के अंदर ये कहा गया है कि आदिवासी इलाका अंग्रेजी विहीन शराब हो। हम लोग भी मांग कर रहे हैं अंग्रेजी विहीन शराब हो। दूसरी ओर, महुए को आप किस रूप में देखना चाहते हो? क्योंकि महुए का फूल होता है, उसको लोग खाते भी हैं। महुए के जो फूल से पहले होता है उसको हम डोलमा कहते हैं, उसका तेल भी निकालते हैं। और महुए के फूलों को पीस कर हम लोग आटा बनाकर उसके वो ढोकले भी बनाते हैं, उसको भी खाते हैं। और महुए का जो है ना, उबाल कर उसका रस जो निकाला जाता है उसको हम दारू भी कहते हैं। वो दारू आपकी भाषा में, हमारी भाषा में अर्क भी कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि जो प्रचलन में लोग करते हैं तो करते हैं भाई, जो अंग्रेजी शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन जो प्रचलन में कर रहा है आदिवासी, उसके घर में अगर 2-3 बोतल मिल गया, वार त्यौहार, तीज त्यौहार जो गणेश जी ने कहा है कि उनमें दारू मिलता है लोगों गाँव में, इससे नुकसान ये है कि 2 बोतल दारू अगर उसके घर में मिल जाता है तो पुलिस प्रशासन या आबकारी वाला इतना बड़ा महान काम कर देगा, 2 बोतल वाले को पानी डाल के 10 बोतल कर देगा और उसमें मुकदमा बनाएगा। लेकिन उन्हीं सारे जो जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के हो या आबकारी वाले, उनके बंदियाँ होती है, बड़े बड़े दारू के ठेकेदार होते हैं, उन सबसे वो बंदियाँ लेते हैं, उनको कभी नहीं पकड़ेंगे। तो उनको बंद करो और गरीब को परेशान करना बंद करो। ये गणेश जी का तर्क हो सकता है, मेरा मानना ये है। दूसरी बात, मैं ये समर्थन नहीं करता, लेकिन आदिवासी इलाके के अंदर आदिवासी जो अंग्रेजी शराब सारी फैल कर दे, ऐसा वो देसी दारू होता है। तो उसके लिए पैटर्न तो होना चाहिए कि इसको भी मार्केट में लाए तो उसको आदिवासी बनाए भी सिर्फ आदिवासी, और उसको बेचा जाना चाहिए। 2 पैसा वो कमाए, बाहरी लोग आकर नहीं कमाए। ये उनका उद्देश्य था, मेरा नहीं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक बीड़ी उद्योग की बात आती है, वैसे मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया था विधानसभा के अंदर, लेकिन मेरे इलाके के अंदर सीता माता वन अभ्यारण्य पड़ता है, उसके आसपास में कई जंगल पड़ते हैं, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ते का संग्रहण किया जाता है। लोग तेंदुपत्ता हमारा आदिवासी इकट्ठा करते हैं, जंगलों में जाते हैं, पेड़ों पे रिस्क लेके चढ़ते हैं, कई बार जान जोखिम में डालते हैं, हादसे होते चले जाते हैं, और उनको जो मूल भाव है वो बहुत कम मिलता है। तब हमें लगता है कि जब ये तेंदुपत्ते का उपयोग क्या होता है, उपयोग तो बीड़ी बनने के लिए होता है। जब बीड़ी बनने के लिए उपयोग होता है, इस बीड़ी को कहीं बाहर ले जाके बनाया जाता है, तो हमारे इलाके में ही बनाओ, ताकि उस व्यापार में जो आदिवासी को भी मुनाफा हो सके। इसका तर्क ये नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था कि इस बीड़ी को हमारे लोग ही पिए। पीने वाला पी रहा है और उस पर तंबाकू निषेध है तो खाने वाला खा रहा है। तब हम कहते हैं कि तेंदुपत्ते का संग्रहण जब यहाँ हो सकता है तो उद्योग भी वहीं लगना चाहिए, ताकि उन लोगों को रोजगार सीधे तौर पर मिल सके। एक और काफ़ी चर्चित तस्वीर आपकी वायरल होती है नरेश मीणा के साथ, जेल से रिहा होने के तुरंत बाद बीएपी के नेताओं से मुलाकात, जिसमें आप थे, अनिल कटारा थे, जयकृष्ण पटेल थे। तो क्या कहीं ये तस्वीर राजस्थान की नए समीकरण और राजनीति की ओर इशारा तो नहीं है? वो एक आत्मीय मुलाकात थी। नरेश मीणा पूरी राजस्थान का एक लड़ाका है, और यहाँ की कई बड़ी राजनीति में, वो दलदल की राजनीति में अपने पांव पसारते हुए संघर्ष कर रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कभी कभार आक्रोशित भी रहते हैं, अपने भावों को रोक नहीं पाते हैं, भावुकता को रोक नहीं पाते हैं, और बयान उनके होते हैं। लेकिन इस यहाँ की राजनीति के अंदर इस तरह का भूचाल लाना भी जरूरी था, क्योंकि बड़े बड़े लोग बैठे हैं जहाँ 85% आबादी वाले राज नहीं कर रहे हैं, और 5% लोग उन 80%, 85%, 90% पर राज करें। तो नरेश मीणा जी का कहना यह है कि उनको राज नहीं करने दूंगा, जिसका हक है वही राज करेंगे। ये हमारी
चर्चा हुई। दूसरी बात, हमें इसलिए पसंद करते हैं कि हम एक लड़ाके की तरह सच्चाई के साथ में लड़ते हैं। और हम भी इसलिए पसंद करते हैं, वो भी सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ते हैं। झालावाड़ की घटना में वो फिर से जेल चले गए थे, तो झालावाड़ की घटना की लड़ाई हम भी लड़ते। सरकार ने आज तक मुआवजा तय नहीं किया और नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। इसलिए नरेश जी चाह रहे थे कि आप भी आंदोलन करो, हम भी तैयार हैं, हम भी करेंगे। और लगातार हम लड़ रहे हैं। और कहते हैं कि दोस्ती एक जैसों में होती है, तो संघर्ष हमारा एक जैसा है, तो इसलिए हमारी दोस्ती हो सकती है। तो थावर चंद जी व्यक्तिगत रूप से उनकी राजनीति को कैसा देखते हैं? क्योंकि कोर्ट का खुद कहना है कि आदतन अपराधी है, इस तरह की बात कोर्ट जब खुद ये तर्क देता है, तो आप किस तरीके से उनकी राजनीति को देख रहे हैं? क्योंकि आक्रोशित तो हैं वो नेता। राजनीति में मुकदमे इनाम हैं, और जो जनता के हित में अगर जेल जा रहा है तो कोई नुकसान, कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत काम करके नहीं जा रहा है। रही बात कई नेताओं पे, किरोड़ी बाबा हैं जिन्होंने हमेशा सड़कों पे संघर्ष किया है लोगों के लिए, उनके ऊपर भी कई मुकदमे लगे हुए हैं। तो नरेश जी पे भी मुकदमे लगे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या ऐसा भी हो सकता है कि नरेश मीणा को बीएपी के बैनर के अंदर देखा जा सकता है? ये हम नहीं कह सकते कि परिस्थितियाँ अलग अलग हैं हमारे क्षेत्र की, उनके क्षेत्र की, और इन परिस्थितियों के आधार पर हम लोग साथ रहें या समर्थन करें एक दूसरे का, वो अलग विषय है। अभी चुनावी दौर चलेगा तो लंबा है। आप देख रहे हो कि 3 साल के अंदर पार्टी खड़ी हुई, 3 साल के अंदर इतना विस्तार हुआ उसका। एक सांसद दिल्ली के अंदर है, 4 विधायक राजस्थान के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, कई जगह हम सेकंड पोजीशन पे रहे, 2000 पे, 1500 पे आ रहे। तो हमारी पार्टी पे जनाधार बढ़ता जा रहा है और विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। एक और काफ़ी महत्वपूर्ण उसी तस्वीर से जुड़ा सवाल है कि नरेश मीणा और जयकृष्ण पटेल जो बाप के विधायक हैं, उनमें भी संवाद हो रहा है। तो क्या कुछ बात हो रही थी? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही इस वक्त जेल से बाहर अभी आए हुए हैं। तो क्या कुछ संवाद हुआ और क्या कोई किसी तरीके की कोई सुझाव दिया? क्या साझेदारी, अपना दुख, तर्क क्या पेश किया गया? नहीं, ऐसा नहीं। ये तो सीधे तरीके से आत्मीय मुलाकात होती। हाँ, हो सकता है उनके बीच में जेल के दिन कैसे निकले हो, वो आपस में बातचीत होती हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम सब साथ में थे, साथ में मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। राजस्थान के अंदर किस तरीके का हालात हैं और कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर चर्चा सामान्य सी बात है। जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उनके लिए जो आवाज़ उठाता है, आवाज़ उठाने वाले ही आवाज़ उठाने वाले से मिलेगा। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि जयकृष्ण पटेल के खिलाफ साजिश की गई है। क्यों लगता है आपको ऐसा? मैं ये मानता हूँ कि जयकृष्ण पटेल जो हमारे विधायक हैं, जीते थे, पहले दिन सत्र के अंदर आए, और उसके बाद में 2 दिन बाद में प्रश्न लगता है। और फिर प्रश्न शाखा के अंदर जब जेल में थे तो मैं बाहर प्रश्न शाखा में पता करने गया था कि वास्तव में प्रश्न उठाने के एवज में पैसा लिया है। तब प्रश्न शाखा से ये आता है कि आज तक न तो कोई रिपोर्ट दी, न कोई क्वेश्चन उठाया गया है। दूसरी बात कि 2.5 करोड़ रुपये देने वाला व्यक्ति 2.5 करोड़ रुपये क्यों देगा? या तो वो महाचोर होगा, तब किसी को 2.5 करोड़ देना चाह रहा है। भाई इतनी छोटी रकम तो है नहीं 2.5 करोड़। दूसरी तरफ से ये कह सकते हैं कि जब प्रश्न नहीं उठाया और पैसे ही नहीं मिले, तब भी वो जेल गए। अब उसके बाद में अंतिम समय में एक बयान और आया जो एसएबी का था, बांसवाड़ा की दैनिक भास्कर अखबार में था, कि जयकृष्ण पटेल पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि न ही उनके पास पैसा मिला है, न ही कोई भी एक कॉल में उसने बात करते हुए नजर आए हैं। ये अलग विषय है कि शायद कुछ षड्यंत्र हुआ और षड्यंत्र के जाल में वो भी फंसे हों, और कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ तभी 3 महीने रहे। और मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि उन्हें ही क्यों चुना गया? क्योंकि विधायक तो 3 हैं और एक सांसद भी है, तो उन्हें ही क्यों चुना गया? देखो, षड्यंत्र का हिस्सा जब हो रहा है तो वो स्थिति को भाप नहीं पाए। हम हमेशा ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, स्थिति के साथ में ही, परिस्थिति के साथ है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि मालवीय जी उन्हीं की विधानसभा के हैं। मालवीय जी भी बीजेपी से चुनाव लड़े थे सांसद का। उससे पहले मालवीय जी पे उन्हीं के जिला अध्यक्ष थे बीजेपी के, और उन्हीं के सामने बीजेपी से चुनाव लड़े थे विधायक का। दोनों ने आरोप लगाया, सरकार को लेटर लिखे कि 1500 करोड़, हजारों करोड़ का घोटाला मालवीय जी ने मंत्री रहते हुए किया है। तो मालवीय जी पे भ्रष्टाचार का आरोप कितना लगा था। और जब मालवीय जी जैसे बीजेपी ज्वाइन होते हैं तो मालवीय जी क्या बीजेपी वॉशिंग पाउडर मशीन है, या जो उसके अंदर शामिल होते ही भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है? भ्रष्टाचार जोड़ो पार्टी थोड़ी है बीजेपी, और ऐसा ही वो कर रही है। उसके बाद में जब इधर से जो इनको फंसाने वाला व्यक्ति था, सुना है वो भी बीजेपी का प्रत्याशी था, और ये भी सुना है कि उसके पास करोड़ों की संपत्तियां हैं, अवैध संपत्तियां जयपुर के अंदर हैं, वहाँ पर भी हैं। और ये भी सुना है मैंने कि कई 5-5 किलोमीटर तक अवैध खनन है। उसके बाद में जवाब सरकार ने दे दिया, कोई खनन नहीं है।
सरकार ने देख लिया, हमने देख लिया, हाथी घोड़े पालता है, चीते पालता है, लोमड़ी पालता है, ये अखबार कह रहा है, लेकिन सरकार अनदेखा करके अंधी है, इसलिए उसने देख नहीं पाई। वो करोड़ों का मालिक है, पर सरकार देख नहीं पाई। जनता देखती है, इसलिए घर बैठा दिया। जनता देख रही है, इसलिए आपकी ये तीसरी मीडिया है, लोकतंत्र की तीसरी ताकत मीडिया देख रही है। उस करोड़पति व्यक्ति को आज 2.5 करोड़ देने के एवज में क्यों दिया? क्या उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? गलत क्यों नहीं था? वो गलत था तो उसको क्यों नहीं किया? यह एक बड़ी बात है, उसे भी होना चाहिए था। जी बिल्कुल। और एक और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब जयकृष्ण पटेल के साथ इतना सब कुछ घट रहा था, तो क्या बीएपी के अन्य नेताओं को भी ये डर था कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं? देखो, कई बार तानाशाही सरकारें रही, सरकारों के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ है, सरकारें सोचती हैं कि षड्यंत्र करके इनको कहीं न कहीं दबाया जाए। परंतु मेरे विधानसभा के कार्यकर्ता और मेरे विधानसभा की जनता पर भरोसा है कि मेरे साथ में कुछ भी गलत होगा, लेकिन उनका प्रेम, विश्वास, साथ, सहयोग कभी मेरे से दूर नहीं होगा। मैं जिस ईमानदारी से लड़ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है सबके दिलों में खटक रहा हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं गरीब परिवार से उठकर आया था, मुझे किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। मैं कल मोटरसाइकिल पे घूम रहा था, आज गाड़ी में बैठ के घूम रहा हूँ और जनता के हित में रोज़ रात दिन काम कर रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। मैं अपने आप में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये 8 करोड़ लोगों में से 200 लोग चुनकर यहाँ आते हैं, और 200 लोग में से भी मैं सबसे कम उम्र के विधायकों में से एक हूँ। वो मेरे को सौभाग्य मेरी जनता और कार्यकर्ताओं से मिला है, और आज उन्हीं की मंशा अनुरूप, उन्हीं की समस्या को देखते हुए, उन्हीं के उम्मीदों और विश्वासों के साथ में इस सदन में बड़ी ताकत के साथ उनके लिए लड़ रहा हूँ। एक और स्टेटमेंट आपका मेरे पास पड़ा है। आप सदन में कहते हैं कि मैं थावरचंद डामोर आदिवासी हूँ, मैं ना हिंदू हूँ, ना ईसाई हूँ, ना मुसलमान हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हूँ। क्या ये थावरचंद डामोर के व्यक्तिगत विचार थे या पूरे आदिवासी समाज को एक साथ समग्र करके ये प्रतिक्रिया आपकी है? मैं ये मानता हूँ कि मैं क्या मानता हूँ, ये मुझे भारतीय संविधान आज़ादी देता है। मेरी विधानसभा के अंदर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी मौजूद हैं, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग भी हैं। मेरी विधानसभा के अंदर अलग अलग विचारों को मानने वाले लोग भी मौजूद हैं, और ये मेरे कार्यकर्ता, मेरी जनता जहाँ कहती है, मैं उनकी भावनाओं को रखने के लिए हर जगह माथा टेकता हूँ। पर यह बात अलग है कि मैं क्या मानता हूँ। 1931 की जनगणना तक, 1871 से 1931 की जनगणना तक आदिवासियों का अलग धर्म कोड था। 1961 तक आते आते आदिवासी को अलग धर्म कोड हटाया गया, एक षड्यंत्र के तहत। जब धर्म कोड कॉलम होगा ही नहीं, और यह बात आज की नहीं है, ये जो आप दूसरे संगठन देख रहे हो, जो महाराष्ट्र में पनपे हो, उन संगठन को देख रहे हो, वो संगठन बाद में पनपे हैं। उससे पहले आदिवासी का धर्म कोड ट्राइबल रिलीजन्स के नाम पे था। दूसरी ओर ये भी कह सकते हैं कि हमारे को हमारा धर्म कोड मिल जाना चाहिए। दूसरी ओर हम भारत देश के मूल मालिक हैं, आदिवासी आदि अनादिकाल से इस धरती पर रहने वाले हैं। हम जब कोई धर्म की व्याख्या ही नहीं कर पाया, उससे पहले हम धर्म पूर्वी हैं, अरावली पर्वतमाला के मूल डीएनए हैं। और हम लोग कहते हैं कि हमारा डीएनए अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारी बोली भाषा अलग है, फिर भी हमें आदिवासी कहा जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हम लोग शामिल नहीं हैं, और शामिल होते तो हमारे यहाँ पे मंत्री जी है, 5-5, 4-4 विधायक हैं बीजेपी कांग्रेस के, 2-2, 3-3 लाड़ी हैं, इनके घर पे पत्नियाँ हैं, तो हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं आ रहे। और जब किसी की लड़ाई झगड़ा होता है, अलग हो रहा है, तो गांव के पंच बैठकर छेड़ा पार पर्दा करते हैं और अलग हो जाते हैं। उसके बाद में हिंदू उत्तराधिकार नियम लागू नहीं होता, और इसके बाद में हम लोगों को अगर हिंदू कहा गया है तो ये स्पष्ट करें इनके सारे धर्म ग्रंथ कि आदिवासी कौन सी वर्ण व्यवस्था में आता है। क्योंकि राजपूतों से पहले भीलों का राज हुआ करता था। डूंगर बरंडा, मासिया सरपोटा, उदा खराड़ी और प्रताप भील, धारिया बरोड़, ऐसे कई अनेक नाम हैं, कोटिया भील, ऐसे नाम हैं जिनका साम्राज्य था। मैं ये समझना हिंदू के बारे में जो कहना चाह रहे थे, तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं भाई धर्मांतरण बिल जो आ रहा है, जो लोग अन्य धर्मों में चले गए उनकी घर वापसी होनी चाहिए। हम लोग स्वागत करते हैं इस धर्म बिल का। जो लोग अन्य धर्मों में चले गए हैं उनकी घर वापसी होनी चाहिए। लेकिन हम ये भी कहते हैं
जो लोग आदिवासियों से ईसाई बने हैं, जो लोग आदिवासियों से मुसलमान बने हैं, जो लोग आदिवासियों से सिख बने हो, जो लोग आदिवासियों से हिंदू बने हो, उनका पुनः धर्मांतरण हो, उनकी मूल वापसी हो, उन्हें ट्राइबल रिलीजन्स में जोड़ा जाए और उसके लिए अलग से आदिवासी धर्म कॉलम दिया जाए। यही मेरा अगला भी सवाल था कि जब भारत आदिवासी पार्टी के तमाम नेता मंच से खुलेआम ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना प्रभुत्व और अपना प्रभाव जमाना चाह रहे उन आदिवासी जनता पे जो उनको चुनकर एक विधायक बनाती है, सांसद बनाती है? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आप अपना व्यक्तित्व इतना मजबूत हो जाए कि आप उस जनता के विचार को भूल जाए, सिर्फ अपने राजनीति के तौर पे उनको ये प्रदर्शित कर दिया जाए। मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी को जबरन किसी धर्म में शामिल नहीं कर सकता, न करवा सकता हूँ। वो उसके विचार है, वो हमारे विचारों को समझे तो हमारे साथ जुड़ सकता है। कोई आदिवासी हिंदू मानता है, कोई आदिवासी कुछ और मानता है। जब सरकार ने बिल लाई तो सरकार बिल लाई, जो उस बिल पे डिबेट थी, उस बिल पे मैंने यही कहा कि उनकी मूल वापसी अगर आप करवा रहे हो, कोई मुसलमान हिंदू में आया है या कोई सिख हिंदू में आया है, उनको हिंदू में जाने दो, लेकिन जो आदिवासी हिंदू बना है, ईसाई बना है, सिख बना है, उनका धर्मांतरण हुआ है, उनको मूल वापसी करो तो ट्राइबल रिलीजन्स के अंदर लाया जाए। ये हम कहना चाह रहे हैं। हमारा इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जबरन कह रहे हैं, गलत हुआ। लेकिन एक बात इससे पहले और समझने वाली है। कल माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा था कि कुछ लोग उनकी आर्थिक हालातों की वजह से गए हो या प्रलोभन की वजह से गए। हमारे इलाके के अंदर मैंने पूर्व में बताया कि गरीब को क्या चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और जिसके तन पे कपड़ा नहीं हो ये सोचेगा मुझे कपड़ा हो, जिसके सर ढकने के लिए छत नहीं हो, जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं हो, जिसके पास शिक्षा नहीं, व्यवस्था नहीं हो, उसको धर्म की क्या समझ आएगी, उसको क्या धर्म सिखाओगे? उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आप उस इलाके के लिए बेस्ट एजुकेशन स्थापित करो, अच्छी कॉलेजेस स्थापित करो, अच्छे स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करो। उसके बाद में उनके मूल सुविधाएं जो रोटी कपड़ा मकान स्थापित करो। आप हर घर तिरंगा यात्रा निकालते हो, एक देशभक्ति का जज्बा अगर घर घर जाता है, बहुत खुशी मिलती है। क्यों नहीं सरकारें एक यात्रा और निकाल दे, हर घर रोटी, हर घर कपड़ा, हर घर मकान, हर घर रोजगार, ताकि पता चले कि देश के अंदर और क्या हालात हैं। जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो तब आदिवासियों के साथ में क्या हालात हैं। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी ये है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं करोगे, उनको सक्षम नहीं करोगे, शिक्षित नहीं करोगे, तो धर्म उनके लिए क्या लेना देना है। एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरी चर्चा को समाप्त करेंगे। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत आदिवासी पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी है? क्योंकि अभी मोहन रौत का हालिया बयान आता है, वो कहते हैं चाहो तो अध्यक्ष पद ले लीजिए। इससे पहले कांतिभाई आदिवासी की नाराज़गी भी जग जाहिर है। पोपट खोखरिया भी एक व्यक्ति हैं जो 84 जब उपचुनाव हो रहे थे तो उनकी नाराज़गी स्पष्ट रूप से सामने आई थी। तो मैं बस स्पष्ट ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या गुटबाजी है किसी तरीके की, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्या संभावना है आगे? मोहन भाई रौत हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही चतुर व्यक्ति हैं और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उन्होंने हमेशा ये तय किया है कि लोग क्या सोचेंगे। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जो डाला है, आपने देखा होगा, वो इसलिए डाला था कि सरकारें या फिर ये जो मीडिया है, लोकतंत्र का तीसरी आँख कह सकते हो, ये इनका फोकस सिर्फ और हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान या इन मुद्दों पे ही रहता है, या किसी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है इन मुद्दों पे रहता है, या फिर वो जो अन्य जो मुद्दे लेके चल रहे हैं, जल जंगल जमीन हो, रोटी कपड़ा मकान हो, बिजली पानी सड़क हो, या फिर पलायन हो आदिवासियों का, उस पर भी उनका फोकस है कि नहीं है। इस पे चर्चा कभी करती नहीं होती। ये ट्राई कर रहे थे, वो ट्राई इसलिए कर रहे थे कि जैसे उन्होंने स्टेटमेंट डाला सभी मीडिया ने उनकी तरफ कैमरे घुमाए और उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी के भीतर मामला कुछ गड़बड़ है। और उनसे पहले उन्होंने खूब डाली पोस्टें जहाँ पर बेरोजगारों के साथ में गलत हुआ, उस पर कभी सरकार और मीडिया का ध्यान नहीं किया। उससे पहले उन्होंने कई पोस्ट डाली जो गरीब आदिवासियों के हित में हो, उसके लिए ध्यान नहीं किया। तो वो चाह रहे थे कि इस तरह से कैमरे इधर मुड़े, जैसे ही हमारे भीतर क्या चल रहा है झांकने के लिए मुड़े, वैसे ही ये कैमरे उस मीडिया, ये जितनी भी तमाम मीडिया है, वो झांके कि आदिवासी अंचल के अंदर क्या हो रहा है और इनके साथ में क्या बर्ताव हो रहा है। और अगर जिस तरीके से उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखा गया, उसके जस्ट अगले दिन भी उन्होंने आदिवासियों के साथ में कोई गलत व्यवहार था उसके लिए पोस्ट डाली, उसके लिए भी चर्चा होनी चाहिए थी। इसलिए वो ट्राई कर रहे थे कि क्या वास्तव में मीडिया इतने चतुर है या फिर मीडिया हमको अनदेखा करती है या नहीं करती है।
ये उनका तर्क था। थावरचंद जी, जाते जाते एक और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका जो क्षेत्र है धरियावाद, उसमें लगातार कहीं ना कहीं विपक्षी द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि आप आदिवासी हित की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ये भी माना जाता है कि बड़ी संख्या में अन्य वर्ग के लोग भी रहते हैं। आप उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं या सिर्फ आपकी राजनीति या फिर आपके जो कार्य हैं वो आदिवासी जनजाति या वर्ग तक ही सीमित हैं? जी। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जिस इलाके से जीत के आया हूँ, मैं सबसे पहले मेरी जो परवरिश हुई है, मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ। वहाँ पर न तो हम जाति को कभी देखते हैं, न धर्म को देखते हैं, न गरीब और अमीर को देखते हैं। सभी एक साथ पढ़े हैं, सब एक साथ थाली खाना खाए हैं। दूसरी ओर सवाल इस बात का जो आपने किया है, यदि मैं इस पवित्र सदन के अंदर शिक्षा की बात करूं, स्कूल को बेहतर बनाने की बात करूं या कॉलेज को बेहतर बनाने की बात करूं, तो क्या सिर्फ आदिवासी कॉलेज के अंदर पढ़ेगा? यदि मैं सड़क की बात करूं, तो क्या उस सड़क पर सिर्फ आदिवासी चलेगा? यदि मैं अस्पताल की बात करूं, तो क्या सिर्फ आदिवासी अस्पताल के अंदर इलाज कराएगा? सारे लोग इलाज कराएंगे, सारे लोग स्कूल का फ़ायदा उठाएंगे, सारे लोग उस कॉलेज के अंदर दाखिला लेंगे, सारे लोग सभी तरीके के ले सकते हैं। दूसरी ओर मेरी विधानसभा के अंदर बहुत सारा भय इन पार्टियों ने दिखाया था, कांग्रेस बीजेपी ने, कि ये जीत जाएंगे, आपको घरों से बेदखल कर देंगे, जीत जाएंगे, आपके साथ गलत व्यवहार होगा, आपका व्यापार ठप कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ऐसी तमाम अफवाहें फैलाई गई। हम जीत गए, उनके डर के मारे उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, परंतु 2 साल के अंदर आज तक कभी किसी तरीके का गलत व्यवहार उनके साथ हमारी तरफ से नहीं होने दिया। हमने ये उनका ध्यान रखा। हम आज भी चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े। हमारी मांग सरकार से है, किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। यदि हमारे पास अगर स्कूलें नहीं होगी तो क्या हम उन लोगों से लड़ेंगे? हमारे पास कॉलेज नहीं होगी तो क्या उन लोगों से थोड़ी लड़ना है? हमें लड़ना सरकारों से है। दूसरी बात, हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हम सरकारों से मांग कर लेंगे ही लेंगे, हमारे हक को लेंगे। लेकिन यदि आपका हक भी कहीं खाया जाता है तो हम अवश्य उसको भी दिलाने में मदद करेंगे। हमारी लड़ाई सरकारों से है, किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी जाति से नहीं है। हम सब साथ हैं, साथ रहेंगे। जहाँ बात विचारधारा की और मुद्दों की आएगी, वहाँ अलग अलग विचारधारा और अलग अलग मुद्दों पर बहस हो सकती है, सामान्य सी बात है। आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास इनका, आपका विधायक इस विधानसभा के अंदर हमेशा आपकी आवाज़ को लेकर आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद विधायक थावरचंद डामोर जी, पंजाब केसरी राजस्थान से बात करने के लिए। तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, तमाम सारे पहलुओं सवालों पर भी चर्चा हुई और विस्तृत जवाब, स्पष्ट जवाब हमको मिले हैं। और ये सवाल लाजमी तौर पे न सिर्फ मेरे थे बल्कि आपके समर्थकों के और भारत आदिवासी पार्टी का जो एक तरीके से या तो मान लीजिए समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, उनके भी तमाम सारे सवाल पूछे गए। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपने ये उठाई कि मीडिया का ध्यान किस तरफ है। तो मैं आपको यहाँ आपको भी और आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि पंजाब केसरी द्वारा लगातार आदिवासी क्षेत्र में दक्षिण राजस्थान की राजनीति से जुड़े तमाम सारे मुद्दे तो उठाए ही जाते हैं, साथ ही साथ पलायन, कुपोषण, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे भी लगातार पंजाब केसरी लगातार यहाँ उठाता जा रहा है। और जनजाति क्षेत्र के जो तमाम सारे सवाल है, जो तमाम सारे मुद्दे हैं, जो तमाम सारी परेशानियाँ हैं, उनको भी आप जैसे दिग्गज नेताओं से मिलकर और बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलकर, बड़े बड़े जिम्मेदारों, चेहरों से मिलकर लगातार संवाद करके प्रयास किया जा रहा है कि इन समस्याओं का समाधान मिले, हल हो। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इन मुद्दों पर बल्कि प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें और अब तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी तमाम सारी खबरें आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। बस करना आपको यह है, पंजाब केसरी राजस्थान देखते रहना है। और थावरचंद डामोर जी ने जो कुछ कहा है उससे आप कितना सहमत हैं, कितना विरोध करते हैं, क्या आलोचना करना चाहते हैं, कितना समर्थन करना चाहते हैं, सबको आपको अपने कमेंट के जरिए देना है। मैं खुद इनको आके जरूर पढ़ाऊंगा आपके सारे कमेंट और देखा जाएगा कि थावरचंद डामोर जी आपके कमेंट पर क्या रिप्लाई करते हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से नमस्कार।